नमस्कार, कंज्यूमर किंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। भारत में दवाओं का कारोबार 27 अरब डॉलर के रिकॉर्ड लेवल को छूने जा रहा है, जहां इस वक्त भारत दवा उत्पादन के मामले में दुनिया के तीसरे नंबर पर है और दवाई की कीमतों के मामले में 14वें नंबर पर। आज का टॉपिक दवाओं के नकली प्रोडक्शन और प्राइस से जुड़ा हुआ है। जी हां, जहां दुनिया भर से आ रही खराब दवाओं की शिकायतों के बाद सरकार एक्शन में आ गई है। करोड़ों रुपए की नकली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में कई राज्यों में काम कर रही 18 दवा कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने देश भर की 70 दवा कंपनियों पर शिकंजा भी कसा है। इसके अलावा इस बार अप्रैल की पहली तारीख दवाओं की महंगाई के साथ आ रही है, जहां 18 जरूरी दवाएं महंगी हो जाएंगी और करीब 12.12% तक इन दवाओं की कीमतें बढ़ने भी वाली है। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, जानने की यहाँ कोशिश करेंगे कि आखिर फर्जी दवाओं का मार्केट कैसे फल फूल रहा है। दवा माफियाओं ने भारत की इकोनॉमी और भारतीयों की सेहत को किस तरह से बिगाड़ने का काम किया है। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब मिलेगी देश के नागरिकों को सस्ती दवाएं। क्या वाकई में जरूरत से ज्यादा महंगी हो रही है एसेंशियल दवाइयां? चर्चा का दौर हम शुरू करने से पहले आइए रुख करते हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित की ओर, जो बता रहे हैं कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के नकली दवाओं पर लिए गए सख्त एक्शन में क्या कुछ फिलहाल लेटेस्ट है। समीर बताएं, काफी समय से आप इस मुद्दे को ट्रैक कर रहे हैं, क्या लेटेस्ट है और किस तरह से ये पूरा एक्शन अब लेता हुआ हम दिखाई दे रहे हैं। देश में नकली दवाओं या फिर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की दवाओं के खिलाफ सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। 76 फार्मा कंपनीज हैं जिसके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है। दरअसल लगातार सरकार को नकली दवाएं या फिर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की दवाओं का मार्केट में सर्कुलेशन होने की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसके बाद देश के 20 राज्यों में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर के एक कार्रवाई की है। सरकारी संस्था डीसीजीआई ने इंस्पेक्शन किया है और जो 20 राज्यों में 203 फार्मा कंपनियों को चिन्हित किया गया था जो रडार पर थी, और इन 203 फार्मा कंपनियों पे सरकार ने 76 के खिलाफ एक्शन लिया है। 76 में से 18 फार्मा कंपनियां ऐसी हैं जिनके लाइसेंस या तो रद्द कर दिए गए हैं या उनकी मैन्युफैक्चरिंग पर रोक लगा दी गई है। यही नहीं, 3 कंपनियों के प्रोडक्ट परमिशन को भी कैंसिल कर दिया गया है। ये 3 फार्मा कंपनी इस लिस्ट में शामिल हैं, जबकि 26 दवाई कंपनी ऐसी हैं, फार्मा कंपनी ऐसी हैं जिनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। तो ये पहले चरण की कार्रवाई है जिसमें सरकार ने सख्ती बरतते हुए 76 फार्मा कंपनियों पर कार्रवाई की है। लेकिन सूत्रों की माने तो ये सिर्फ पहला चरण है, क्योंकि नकली दवाएं या फिर सब स्टैंडर्ड घटिया क्वालिटी की जो दवाओं के खिलाफ जो सरकार का स्पेशल ड्राइव है वो आगे भी जारी रहेगा और संभवतः अगले चरण में कुछ और फार्मा कंपनियों के नाम इस एक्शन वाली लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो देश भर के लगभग हर बड़े राज्य में, सिक्किम से लेकर के गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हर लगभग राज्य में ये बड़ी कार्रवाई की गई है और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में इस कार्रवाई की जद में और भी कई फार्मा कंपनियां आएंगी। कुल मिलाकर के नकली दवाओं पर नकेल सरकार यहां पर कसना चाह रही है। चलिए, शुक्रिया समीर इस पूरे मामले को समझाने के लिए। लेकिन चलिए अब इस पर हम चर्चा करते हैं। डॉक्टर जयेश लेले, वाइस प्रेसिडेंट IMAHQ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जहांगीर घई, कंज्यूमर एक्टिविस्ट, डॉक्टर अमनदीप सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर ISF कॉलेज फार्मेसी मोगा, S श्रीनिवासन, मैनेजिंग ट्रस्टी लोकोस्ट ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क एडन हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों का फिलहाल स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और जहांगीर घई, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि ये सरकार की तरफ से बहुत बड़ी कार्रवाई हमें आती हुई दिखाई दे रही है सामने। 18 दवाइयों कंपनियां जो हैं, 18 दवाई की कंपनियां जो हैं, उनके लाइसेंस जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं और देश भर की अगर हम देखें तो 70 दवा कंपनियों पर शिकंजा जो है वो कसता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे आप? देर आए दुरुस्त आए? ये जो एक्शन लिया है वो बहुत जरूरी था। अभी कितना टाइम के बाद एक्शन लिया है, अभी तक तो सरकार ने कुछ किया नहीं था। सरकार के पास कितने इंस्पेक्टर्स है चेकिंग के लिए, वो सबसे बड़ा इश्यू है। वो लोग पहुंच पाएंगे सब फार्मा कंपनी को? ये तो जो रडार पे थी
उनकी अगेंस्ट ही इन्वेस्टिगेशन किया और एक्शन लिया है। ये जो ड्रग इंस्पेक्टर्स है वो एडिक्वेट नंबर जैसे फार्मा कंपनीज को पहुंच पाएंगे इतना नंबर है क्या नहीं है। फार्मेसी कंपनीज वो माल मैन्युफैक्चर होता है लेकिन दुकान पे कैसा आता है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चेन नेटवर्क जो होता है वो पूरा नेटवर्क क्रैश करने का जरूर है। नहीं तो क्या होगा, आज एक जगह पे बनाते हैं कल दूसरी जगह पे बनाएंगे। जो बनाते हैं स्प्यूरियस ड्रग्स वो कंपनी को सिर्फ लाइसेंस रद्द करने से फायदा नहीं होगा, कल वो लोग दूसरी जगह जाएंगे, दूसरा शेड लेंगे, उधर दवाई बनाने का शुरू करेंगे। तो ये जो ब्रेन बिहाइंड द इलीगल एक्टिविटीज है तो वो इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करके उनका आधार लिंक करके उनको रोकना जरूरी है कि वो आगे जाते समय में दूसरी फार्मा कंपनीज वो जेनरेट नहीं करेंगे, वो एस्टेब्लिश नहीं करेंगे। नहीं तो आज एक नाम से करेंगे कल दूसरा नाम से करेंगे और अपने देश में पूरा लाइफ टाइम सेविंग्स वाइप आउट हो जाएगा। इतना दवाई का महंगाई है, सही बोल रहे हैं आप। आम जनता हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो उसलिए एकदम ज्यादा जरूरी है। यू आर प्लेइंग विद पीपल्स लाइफ इफ यू सेल स्प्यूरियस ड्रग। बिल्कुल। लेकिन जो कोई आदमी का कॉन्शियस नहीं होगा, उनको सजा होनी मांगती है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, वो सही डायरेक्शन में है, लेकिन आगे जाके वो कन्विक्शन भी होना मांगता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तमाम कदम जो दिखाई दे रहे हैं वो सही दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली किस तरह से कार्रवाई की जाती है वो काफ़ी मायने रखता है। डॉक्टर जयेश, क्योंकि इसी को काफ़ी अहम बातें हाईलाइट की हैं जहांगीर जी ने कि एक तरफ तो दवाइयाँ देखिए इतनी ज़्यादा महंगी होती जा रही हैं, उसके साथ साथ इनका नकली प्रोडक्शन भी शुरू है जो कि जानलेवा हो सकता है। ये बताएं मुझे किस तरह से नकली दवाइयाँ जो है वो सर्कुलेशन में है, क्योंकि बहुत नेक्सस में, जैसा कि जहांगीर जी बोल भी रहे थे कि इस पूरे नेक्सस को तोड़ने की जरूरत है कि सबसे पहले तो ये बननी कैसे शुरू हुई, उसके बाद इनका डिस्ट्रीब्यूशन, और किस तरह से कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी जाने अनजाने नकली दवाइयां प्रेस्क्राइब कर देते थे। अब उनको भी नहीं पता कि इनफैक्ट जो दवाइयां बन रही हैं वो भी नकली हैं या सही है। तो ये पूरे एक नेटवर्क के बारे में हमको जानकारी दें कि ये नेक्सस क्या है और कैसे ये तोड़ा जा सकता है, और इस तरह की नकली दवाइयों से आखिर कितना नुकसान पहुंचता है सेहत को, शरीर को। नमस्कार। इसमें दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें अभी जैसे इन्होंने बोला कि नकली दवाई है या जिसकी दवाई की सब स्टैंडर्ड या मात्रा कमती है या उसको स्पूरियस जिसको भी हम लोग बोल सकते हैं, ये थोड़े थोड़े फर्क से ये टाइप की दवाई आती है। लेकिन ये दवाई जो आती है तो इसमें मैं ऐसा 100% मानता हूँ कि कोई भी डॉक्टर नकली दवाई, क्योंकि डॉक्टर वो दवाई देखता ही नहीं है, डॉक्टर को क्या मालूम पड़ेगा कि वो दवाई असली है नकली है। लेकिन जो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जो बताया, सप्लाई चेन के अंदर जैसे अच्छी तरह से प्रोडक्शन होने के बाद में वही बैच में दूसरी कुछ दवाई सप्लाई चेन में आ जाती है और केमिस्ट के पास पहुंच जाती है। तो इसमें ये पूरा मामला जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी में फूड एंड ड्रग कमिश्नर आ गया, डीजीसीए आ गया और सिड्सको आ गया। तो नेशनल और स्टेट लेवल के ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी उसमें बहुत कम मामला जरूरी है। उनको अच्छी तरह से ये जो अभी 18 कंपनी के ऊपर कार्रवाई हो रही है, नोटिस जारी की है, छापे मारे हैं, ये बहुत अच्छी, मैं उसको वेलकम करता हूँ। और ये कड़ी सी कड़ी और स्ट्रिक्टर होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को नुकसान ऐसे तरह से होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो दवाई में कुछ मिलावट है, दवाई दिखता वैसे ही है, लेबल वैसे ही दिखता है, नाम में भी थोड़ा सा फर्क है, तो हमारे छोटे छोटे गांव में या रूरल एरियाज में लोगों को मालूम नहीं पड़ता है और वो लोग दवाई खरीदते हैं, उसमें उसका साइड इफेक्ट भी होता है और मरीज 4 दिन के में ठीक होने के बजाय 10 दिन होता है, तो उसका मैन पावर, लॉस ऑफ पे, लॉस ऑफ पावर, वो सब हो जाता है। तो इसमें ये तीनों चीज के ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटी में होना चाहिए, केमिस्ट के ऊपर अच्छी तरह से रेगुलेट होना चाहिए, और डॉक्टर तो जो अच्छी दवाई लिखता है वही प्रिस्क्राइब करेगा। डॉक्टर के पास कोई मशीनरी नहीं है चेक करने के लिए कि यहाँ कहाँ मिलावट हो गई या कौन से सप्लाई चेन में मिस्टेक आ गई है। तो ये काम रेगुलेटरी अथॉरिटी का है, और सब हम समझते हैं कि अच्छी तरह से गवर्नमेंट डॉक्टर को
मैं एंड यूजर का बात करता हूँ, पेशेंट ठीक होना मेरा जरूरी है, पेशेंट को मैं अच्छी से अच्छी दवाई लिख के दे सकता हूँ जो अफोर्ड कर सके, तो उसी के साथ में कॉस्टिंग और रेगुलेटरी अथॉरिटी मैच करके कुरियस दवाई निकाल ले, तो वही हाँ। हम हमारा एंड रिजल्ट फायदा होगा, पेशेंट का फायदा होगा और गवर्नमेंट का, और अल्टीमेटली इट विल गो फॉर द नेशन ऑल्सो, क्योंकि हमारे देश की दवाई जो एक्सपोर्ट होती है उसमें बाई चांस ऐसी मिक्सचर आ गया तो हमारा नाम देश का खराब हो जाएगा। तो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऊपर सबसे जास्ती इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन रेगुलेटरी अथॉरिटी का कितना बड़ा लैप्स है ये, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये चीजें कल से ही शुरू हुई हैं। देखिए, प्रेशर तब बन रहा है जब हमने देखा मामले जो हैं, शिकायतें जो हैं वो विदेशों से आनी शुरू हो गई है। 2022 में अफ्रीकी देश गाम्बिया में बच्चों की मौत हुई, ठीक है, उसकी वजह से भारतीय कंपनियों पर जो है वो गंभीर आरोप लगा है। उज्बेकिस्तान, अमेरिका से भी कई सारी शिकायतें आई हैं, और इतना ही नहीं, जो कफ सिरप है उससे बच्चे जो है विदेशों में बीमार भी हुए हैं। ये सब चीजें जब हुई हैं, जब खबरें सामने आई हैं, उसके बाद हमने देखा कि रेगुलेटर ने ये सब सख्ती करना शुरू किया है। लेकिन उससे पहले क्यों हमने इस तरह की खबरों का इंतजार किया? मैं यहाँ पर सवाल ये जो है वो पूछना चाह रही हूँ डॉक्टर अमनदीप जी से, क्योंकि रेगुलेटरी लैब्स मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी वजह हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये दवाइयों का प्रोडक्शन कल से शुरू हुआ है, और ऐसा भी क्यों हुआ कि हमारी नींद अब जाके टूटी है जब इस तरह की खबरें आई हैं विदेशों से, जब भारतीय कंपनियों पर जो है लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। थैंक यू सो मच मैम। तो मैं मेरा ये मानना है कि फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज की, तो इनको अगर हम मेजरली डिवाइड करें तो दो पार्ट रहते हैं, यूएस एफडीए आपका होता है और जीएमपी होता है। तो जितना मेरे को ये लग रहा है कि जितने ये बेसिक सेटअप्स हैं जिनमें ये इश्यूज आए हैं, इवन दो दे आर नॉट अप टू एडिक्वेट लेवल ऑफ द जीएमपी, ये जो बेसिक क्राइटेरिया पूरा करते हैं वो ये फुलफिल नहीं कर पाते। दूसरी चीज ये है कि जो टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट की जो विजिट रहती है, जो इंस्पेक्टिव विजिट रहती है, वो भी एक सवाल है कि क्या वो ठीक हो रही है। फॉर एग्जाम्पल किसी इंस्पेक्टर ने किसी इंडस्ट्री को विजिट करा है, तो अगर वहां वो चीजें एट नॉट अप टू मार्क है, तो क्या वो उनका लाइसेंस कैंसिल करता है? इससे ये समझ आती है कि ये चीज लंबे समय से चल रही है, तभी ये एक टर्म बढ़ता गया। जैसे ही वो हमारी ड्रग्स फॉरेन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुई, तो उसमें ये चीजें दिखी बड़े लेवल पे। अदरवाइज अगर ये लेवल बड़ा ना होता तो डेफिनेटली ये जो इंडियन लेवल पे रह जाता, तो इसको ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता मैम। एस श्रीनिवासन जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क के मैनेजिंग ट्रस्टी। श्रीनिवासन जी, स्वागत है आपका। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे जो नकली दवाइयां बना रही हैं कंपनियां, उनके खिलाफ अब छापेमारी जो है वो शुरू हो चुकी है, सख्ती से अब जो है इन पर एक्शन लिया जाना शुरू हो चुका है। लेकिन ये बताएं कि केवल अभी तक की कार्रवाई काफ़ी है कि और भी कुछ किया जाना चाहिए, और भी कड़ी तरह की जाँच पड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि ये दो तीन कंपनियों की हम बात नहीं कर रहे, ये एक पूरा संगठन है जिसके चलते हम देख रहे हैं कि इतना नुकसान पहुंच रहा है। न सिर्फ भारत की फार्मा इंडस्ट्री का नाम खराब हो रहा है, यहाँ पे भारतीय लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। किस तरह से और किस तरह की एक्शंस और कार्रवाई करनी चाहिए? ये जो कुछ भी अभी तक हो रहा है, इट शुड बी एज पर लॉ। जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट जो कहती है, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट, और इससे ज्यादा और इससे कम भी नहीं होना चाहिए। और वाकई लोगों ने मेकिंग बैड मेडिसिन या पोर क्वालिटी मेडिसिन, उन पर कार्रवाई होना चाहिए, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। और ऐसे है कि हर स्टेट में एटलीस्ट 10 to 20% जो लोग होते हैं, कंपनीज होते हैं, कुछ नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी दवाइयां बनाते हैं, तो इन पर कड़ी के एज पर द लॉ एक्शन शुड बी टेकन। और लॉ सेज कि 10 साल तक उनको जेल में डलवाना चाहिए, और फाइन भी है, 10 लाख का फाइन भी है, तो ये तो होना ही चाहिए। और इनकी लाइसेंस शुड बी कैंसल, और दोबारा ये दूसरी कंपनी के नाम पर ना आए। श्रीनिवासन जी, सवाल मेरा वही है कि इनको लाइसेंस कैसे मिल जाता है? फिर ये लाइसेंस देने के एक तो मापदंड क्या है, और अगर ये उन मापदंडों पे खरा नहीं उतरते तो इनको लाइसेंस कैसे मिल जाता है? कैसे ये धंधा इतना बड़ा हो गया? नहीं, दवाइयां देखिए, लाइसेंस इज गिवन एज पर द नॉर्म्स। अगर आपके पास बी फार्म डिग्री होनी चाहिए, इतना स्क्वायर फुट ऑफ बिल्ट अप एरिया होना चाहिए, सब नॉर्म्स लिखा हुआ है।
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में। अगर मैं ये नॉर्म्स फुलफिल करूँ तो मेरे को लाइसेंस मिलना ही है, मगर लाइसेंस मिलते समय मेरे को आदमी का या जो मैन्युफैक्चरर का मोरालिटी, एथिक्स, एथिकल क्वालिटी मेरे को कुछ पता नहीं है। दवाइयाँ सिर्फ नॉट ओनली इट इज मेड विद एथिक्स एंड गुड क्वालिटी। तो आई डोंट नो कि पहले से मुझे कैसे मालूम कि आदमी सही आदमी है या ही इज गोइंग टू डू रॉन्ग थिंग्स। तो आदमी काम करने से मालूम होता ना आदमी का क्वालिटी, आदमी का क्वालिटी ना आदमी का एथिकल अप्रोच। तो एथिकल अप्रोच इज वेरी मच नेसेसरी, क्योंकि ये इन एवरी इंडस्ट्री, नॉट ओनली इन मेडिसिन इंडस्ट्री इज वेरी मच नेसेसरी, बिकॉज ये लोगों की लाइफ और डेथ का सिचुएशन है। तो इसलिए इट शुड बी एनी कुछ डिफॉल्ट हो, एनी रॉन्ग थिंग विच इज डन एंड विच इज फाउंड, उसका प्रूफ होना चाहिए एंड ही शुड बी इमीडिएटली टेकन टू कोर्ट, टेकन टू द लॉ शुड एक्ट। और इसके लिए अलग एक स्पेशल ड्रग कोर्ट होना चाहिए, ताकि आज अरेस्ट हो गया, उसके बाद 5 साल के बाद उसका कोर्ट में हियरिंग हो रहा है, फिर बाद में लोग भूल जाते हैं उसको। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, कार्रवाई इस तरह से होनी चाहिए जो लोगों को एक तो समझ में आए, सबक मिले और आगे इस तरह की हरकत बिल्कुल भी कोई करने की कोशिश ना करे। लेकिन जहांगीर जी, सवाल मेरा यही है कि ठीक है, आपको लाइसेंस मिल गया, क्या उसके बाद कोई रूटीन चेक का किसी तरह का कोई प्रोसेस नहीं है? 18 दवा कंपनियों का लाइसेंस आपने कैंसिल किया है, 70 कंपनियों पर शिकंजा कसा है, तो कहीं ना कहीं बड़े मात्रा में एक बहुत बड़ा लैप्स पाया गया है। क्या ये रूटीन चेकअप के जरिए इसको जो है वो बचाया नहीं जा सकता था? इसको क्या अवॉइड नहीं किया जा सकता था सिचुएशन को? यही मुद्दा मैंने पहले टच अपॉन किया कि इतना टाइम के बाद अभी क्यों सडनली। ये टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन का जरूरी है, और उससे ज्यादा इंस्पेक्शन का मतलब नहीं कि इंस्पेक्टर उधर जाएगा, ब्राइब लेगा और निकल जाएगा। दैट इज अ मेजर कंसर्न ऑल्सो, बिकॉज कितनी टाइम रेगुलेटरी अथॉरिटीज पैसा खा के निकल जाते हैं, उनके पास एडिक्वेट नंबर ऑफ इंस्पेक्टर्स नहीं है, जैसे मैंने बोला, तो इंस्पेक्टर स्कोप नहीं कर पाते, चाहते हैं तो भी वो इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर पाते, वो चेकिंग नहीं होता है, ऑन पेपर विजिट है, लेकिन हकीकत में देयर इज नो चेक, नो कंट्रोल। टिल कुछ ऐसा इश्यू होगा तभी सडनली वो अथॉरिटी उनके नींद में से बाहर आके वो इंस्पेक्शन करती है। और जैसे मैंने पहले भी पॉइंट आउट किया, ये नोटिस इश्यू हुई है जो कंपनी रडार पे थी, क्यों नहीं सभी कंपनी का इंस्पेक्शन होगा? What we require is proper manpower, honest officers who do their duty sincerely. और उसकी साथ साथ जो लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट है, जो जजेस है, वो प्रॉपर टाइमली जस्टिस। ऐसे नहीं कि कोर्ट में जाएंगे या कंपनी स्टे ले लेंगे, प्रोडक्शन चालू रहेगा, 20 साल के बाद केस वो कंपनी है ही नहीं है, केस का क्या नतीजा आएगा वो पता नहीं। तो जो जस्टिस सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, वो भी प्रॉपरली इफेक्टिवली वर्क होने चाहिए, कोई ये मामला टैकल हो सकता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, राइट डायरेक्शन में है, बट दिस इज नॉट द एंड, लॉट हैज टू बी डन। बीच में ना खबरें ऐसी भी आई थी कि ओवर द काउंटर जो केमिस्ट बेचते हैं दवाइयाँ, वो भी जो है काफ़ी हानिकारक है, और शिकायतें भी आई थी कि लोगों ने बिना डॉक्टर से सलाह मशवरा किए कोई प्रिस्क्रिप्शन ली, ओवर द काउंटर केमिस्टों से दवा ले ली और उन्होंने गलत दवा भी उन्हें बेची। एक तो उनको जानकारी नहीं, और दूसरा इस तरह की नकली दवाइयाँ भी निकली। ये केमिस्टों की साठगांठ के बारे में ज़रा हमको बताइए डॉक्टर जयेश। इसमें मैं काफी फोरम्स के ऊपर डिस्कस कर चुका हूं। इसमें 2-3 चीज बहुत ही हमें करना चाहिए। एक तो जो हमारे केमिस्ट है, जो हम एक एंड मूवमेंट में पेशेंट एंड यूजर को दवाई देते हैं, वहां कोई भी एटलीस्ट क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, नंबर 1। अगर उसके साथ में वो जो भी दवाई देता है उसका बिल देना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम पे मैंने देखा है कि केमिस्ट जो है वो बिल देता नहीं है। इसमें ऐसा होता है कि अगर कोई भी दवाई लेके जाता है, उसका कुछ एडवर्स रिएक्शन आ गया, तो हम लोग ट्रेस नहीं कर सकते कि कौन से केमिस्ट के पास से पेशेंट ने दवा खरीदी है। उसी के साथ में ये जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, जैसे एंटीबायोटिक हो, शेड्यूल H हो, H1 हो, X हो, ये दवाई जरा भी बेचनी नहीं चाहिए विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि उसका एक
पर्टिकुलर टाइप से रिकॉर्ड रखना चाहिए। और वो साइकोट्रोपिक ड्रग्स भी है, एंटीबायोटिक का आपको काफी मुद्दों पर मैंने पहले भी बाहर डिस्कस किया है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रहा है, हमारे पास अच्छे एंटीबायोटिक नहीं मिल रही है। तो इसका कारण है मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक, मिसयूज ऑफ एंड प्रिस्क्रिप्शन इज गिवन। जैसे हमने कोरोना के टाइम पे देखा कि व्हाट्सएप के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन घूम रहे थे और पेशेंट को जरूर है या नहीं है, वो बोलता है कि मुझे मेरे अंकल को ऐसा ही हो गया था, आप ये दवाई ले लो। इस तरह का हमारा जो एक नेचर है वो हमें बंद करना चाहिए टोटली। प्रिस्क्रिप्शन पे दवाई बेचो, जितना डॉक्टर ने लिखा है 5 दिन तो आप 5 दिन दवाई ले लो। ये जो हमारे रेगुलेटर के साथ में हमें पेशेंट को भी मैं उनको अवेयरनेस मेरे यहाँ देते रहता हूँ कि आप जो दवाई है, जो कोर्स लिखा है उस टाइप से दवाई लीजिए। और केमिस्ट को मैं बोलते रहता हूँ कि आप बिल दे दीजिए। तो ये 2-3 चीज है, ये एंड यूजर को काम करती है। जैसे हम लोग चेन जो सप्लाई चेन में ब्रेक करना चाहिए, उसी के तरह पे अगर आप बिल लेंगे तो सप्लाई चेन वाली रॉन्ग दवाई केमिस्ट बेच नहीं सकेगा। ये जो मुद्दे हैं, ये अगर हम लोग ध्यान में लाते हैं और रेगुलेटर करते हैं, अच्छी तरह से चेकिंग होता है। अभी ये जो चेकिंग किया है वो अगर चालू रहा तो बहुत ही अच्छा है। मैं मानता हूँ कि ये बिल्कुल, तो पेशेंट्स को यहाँ पे जरूरी है कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ले और उसके बाद ही उसके मुताबिक वो दवाई ले। लेकिन डॉक्टर अमनदीप, सवाल मुझे आपसे ये अब पूछना है कि अब क्योंकि यहाँ पे नकली दवाइयाँ भी सिस्टम में घूम रही हैं, भले ही आपने प्रिस्क्रिप्शन ले लिया हो, आपको कैसे पता चलेगा कि जो दवाई आप ले रहे हैं वो सही तरीके से बनी है या नहीं बनी है? अब आपकी सेहत खराब है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं बड़े भरोसे से कि ये हमको ठीक करेंगे, दवाई दे देंगे, हम वो दवाई जाके ले लेते हैं, दवाई गलत निकलेगी। ये अब पेशेंट्स को कैसे पता चले कि ये दवाई गलत है? एक्चुअली मैम, जो सिस्टम है उसमें फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यू फार्मा कंपनी डेवलप होती है तो उनका व्हाट इज द नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप उनका रहता है कि दे हैव टू अप्रोच टू डॉक्टर्स सो दैट उनकी जो नई कंपनी है वो अच्छे से रन हो, डॉक्टर उनकी प्रिस्क्रिप्शन लिखे। तो उसमें कहीं ना कहीं मैम रोल डॉक्टर का भी है, नॉट ऑल डॉक्टर, सिस्टम का भी है जो उसके लिए रेगुलेशंस बना रहे हैं। बट बीइंग ए डॉक्टर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर वो नई फार्मा है तो एटलीस्ट चलिए, तो मेरे पास जरा सा समय कम है, तो डॉक्टर्स को देखकर ब्रांड जो है रेकमेंड करने चाहिए और जितना हो सके जो पुराने ब्रांड है, भरोसेमंद ब्रांड है, उन्हीं पर डॉक्टर्स को भरोसा दिखाना चाहिए और उसी की दवाई जो है पेशेंट्स को भी लेनी चाहिए। आखिरी सवाल जहांगीर जी मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि एक तो नकली दवाइयां हैं जो बिक रही हैं और दूसरा 1 अप्रैल से एसेंशियल दवाइयां जो कि नकली दवाइयों के घेरे में भी है वो महंगी हो रही है। बताएं, ये तो दोहरी मार हो गई। डेफिनेटली इनफैक्ट गवर्नमेंट, ये जो हेल्थ केयर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स पेशेंट मरीज को कोप नहीं कर सकते। तो दवाई ऐसी चीज है कि जिसपे बिल्कुल टैक्स नहीं होना मांगता है। इट शुड बी अवेलेबल, हेल्थ केयर शुड बी अवेलेबल टू द पुअरेस्ट ऑफ पुअर पर्सन। और डॉक्टर की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इसमें टच अपॉन नहीं हुआ है कि कभी दवाई जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन देती है वो डॉक्टर का फर्ज रहता है वो रिपोर्ट करने के लिए, उसके लिए अथॉरिटी भी एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन डॉक्टर्स भी वो रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट जब भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन नकली ड्रग भी होगा तो उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होती है, बिकॉज इट गोज अनरिपोर्टेड। बिल्कुल, तो देखना होगा कि नकली दवाइयों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वो कहां तक पहुंचती है। बहरहाल जो हमारे पैनलिस्टों ने आपको टिप्स दिए हैं उन पर आपको ज़रूर अमल करना है। जैसे कि डॉक्टर्स को जो माने हुए ब्रांड हैं उन्हीं की दवाइयां प्रिस्क्राइब करनी है, पेशेंट्स को बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवा केमिस्ट से नहीं लेनी है और जो पुराने ब्रांड्स हैं, भरोसेमंद ब्रांड्स हैं, उन्हीं के जरिए दवाई लेनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।